बसपा को लेकर क्या रणनीतियां रहेंगी, बसपा क्या करना चाह रही है और बसपा का उत्तर प्रदेश में वजूद कितना बचा हुआ है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व जिला अध्यक्ष वीर सिंह अम्बेडकर जी। नीति जो है वो कहीं न कहीं बसपा पार्टी की डगमगा गई है कि जो ये बीएसपी है ये इस बिना पे इसको नहीं बनाया गया था, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, तो वो विचारधारा का खत्म होना बीएसपी का बहुत बड़ा कारण है। जो कैडर जो है वो मूल रूप से जो मानवर साहब का कैडर था वो नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे ही बीएसपी थोड़ी सी कमजोर हुई तो उदित राज ने बहन जी के ऊपर जो है इस तरह के जो शब्द बोले, ये उदित राज के शब्द नहीं है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। ये कांग्रेस जो है पहले भी हमारे महापुरुषों को मारने का प्रयास करती रही कि अगर ये वीर सिंह अम्बेडकर इसी तरह पद को लेकर के अगर चलता रहा तो फिर ये जो वैचारिक जो जड़ है जो मानवर साहब ने तैयार की थी वो फिर कमजोर होने के साथ साथ खत्म होने के भी इसके चांस दिखाई दे रहे थे। हमने फिर से उस काम को करना चालू किया जो कांसीराम साहब ने किया। जयप्रकाश जी ने इसका बीड़ा उठाया। 2017 में मतलब 7 साल हो गए हैं जयप्रकाश जी पार्टी से निष्कासित हैं। मैं उनके साथ रहता हूं और हम लोगों ने तय किया कि 1 लाख युवाओं को वो जो साहब वाला कैडर था वो कैडर दे करके उनको तैयार करेंगे। प्रकाश जी को लेकर ये कहा गया था कि उत्तराधिकारी इन्हीं को बनाया जा रहा था, जयप्रकाश जी और आकाश आनंद जी को बना दिया, ऐसा है या नहीं है? मानवर साहब के पूरे फार्मूले को बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया है। किस तरह से? जैसे मध्य प्रदेश में ये लोग अब बताते नहीं है कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, ये कांसीराम साहब करते थे। ये सपना ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश जी का होगा, हालांकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई और ना उनके कोई ऐसे सपने रहे हैं। हमारी एक ही नेता है। आज जिस तरह से रामराज ने जो है बहन जी के ऊपर जो टीका टिप्पणी की है, इसी तरह कभी जयप्रकाश जी ने भी जो है एक सत्य कहा था कि इस भारत देश की राजनीति में राहुल गांधी कभी कामयाब नहीं होगा। इस सत्य को मैं भी स्वीकार करता हूं, मेरे जीते जी तो नहीं होगा। ये इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम चल रहा है, ये स्पष्ट है। तो देखना ये है कि ये कांग्रेस इनको क्यों नहीं निकालती है। ऐसा नहीं है कि ये उदित राज ने पहली बार ऐसे बयान दिए, वो आए दिन देता रहता है ना वो मेंटली डिस्टर्ब है। उसको जो आका बोलेगा वो करेगा। आका क्यों नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे मूवमेंट से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। उधर चंद्रशेखर भाई भी लगे हुए हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि हम इस समाज को बचाएंगे। वोट बीएसपी का जो था जब चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई है तो 15% था। आज पार्टी का वोट उपचुनाव में 6.5% है, लेकिन आजाद समाज पार्टी 1% पे भी नहीं है। तो ये भी चिंता का विषय समाज के बीच में कि बीएसपी का तो वोट कम हो रहा है लेकिन चंद्रशेखर का बढ़ क्यों नहीं रहा है। कि आखिर इस देश को पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री कब मिलेगा। हम उस प्रोजेक्ट पे निकले हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश को देना है, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ समय भी तय किया है। 10 साल के अंदर इस काम को करना है, इसलिए घर पे नहीं रुके हुए हैं। 1-2 बार आकाश आनंद को आगे पीछे किया गया है, कहीं ना कहीं मनोबल से वो व्यक्ति टूट गया होगा, वो अब इस मूवमेंट को चला नहीं पाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश का नेता नहीं बन पाएगा तो फिर मैं ये भी कहता हूं कि आकाश आनंद जो है अब इस मूवमेंट को नहीं चला पाए। ये बहुत बड़ी चोट है, मानसिक चोट मिल चुकी है उनको और इस चोट के साथ के फील्ड में कूदा नहीं जाता। मुझे इतना पता है कि जब पूरे दुनिया का बाबा एक तरफ था तो गौतम बुद्ध अकेले थे, ठीक है ना। जब पूरे दुनिया का पाखंडवाद एक तरफ था तो बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ थे। जब पूरे दुनिया का अंधविश्वास एक तरफ था तो ज्योतिबा फूले एक तरफ थे शिक्षा को लेकर के, और जब पूरे देश की राजनीति एक तरफ थी तो अटल बिहारी जैसे नेता को भी अपने कदमों में लाके डालने वाले कांसीराम साहब अकेले थे। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बची हुई है तो इसके पीछे बसपा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अखिलेश का पूरा खानदान कभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में नहीं झुका। यही गांधी वाली पार्टी जो गांधी के टोपी से वोट लेती थी आज बाबा साहब के कोट से वोट ले रही है। यही आरएसएस जो बाबा साहब को वैचारिक रूप से खत्म करना चाह रही थी वो आज बाबा साहब की फोटो उठा रहे हैं। ये इनके खानदान में इनकी औलादे भी कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। तो जो आपने सवाल किया है कि बीएसपी की वजह से बीजेपी आ रही है, तो इतना हो सकता है कि जो कैडराइज वोट है जो बीएसपी के साथ टिका हुआ है, तो आज ये जो अखिलेश यादव हुए या कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई,
तो अगर एक बार को बीजेपी को किनारे कर दो क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, तो अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके 27 में बीएसपी 0 हो जाए और बीएसपी का वोट मुझे मिल जाए तो मैं भाजपा को हरा लूंगा। अरे भैया, मैदान जंग में सबके हाथ में तलवार होती है। हम अपना वोट क्या मतलब ये ऐलान कर दें कि नहीं हमारा वोट है जो अखिलेश को दे देना, भाजपा हार जाएगी? हम अपनी जंग लड़ेंगे। हम आज डाउन है, फिर कल उठेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आप सभी ने तमाम इंटरव्यू देखे हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव में भी हमने कई बार बसपा के प्रत्याशियों से, मतलब बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू किया था। काफ़ी चर्चाएं हुई थी लोकसभा में, यहाँ सीट पर बसपा ने भी लड़ाई लड़ी थी। तो उसी और आगे अब बसपा को लेकर क्या रणनीतियाँ रहेंगी, बसपा क्या करना चाह रही है और बसपा का उत्तर प्रदेश में वजूद कितना बचा हुआ है, या फिर बसपा आने वाले टाइम में एक मजबूत पार्टी फिर से उभर कर सत्ता में पहुंचेगी। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं फर्रुखाबाद जिले के, यूपी के फर्रुखाबाद जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष वीर सिंह अम्बेडकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी हमने देखा है कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं बसपा पार्टी की डगमगा गई है। इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं कि ऐसा होता हुआ दिखना है? कारण कई हैं जी। बीएसपी का डाउन होना सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो ये बीएसपी है, ये इस बिना पे इसको नहीं बनाया गया था। ये एक कैडर बेस्ड पार्टी थी जी। मतलब है, और मानवर साहब ने इसको बनाने में 15 से 20 साल लिए थे। समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों में जाकर के विचारधारा को समझाया, क्योंकि खांसीराम साहब जो है वो उन्होंने जब यहाँ काम करना चालू किया तो उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा को मैं यहाँ पर इस समाज को सत्ता तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसकी तो जड़ें ही नहीं है। तो उन्होंने इन जड़ों को मजबूत करने के लिए कम से कम जो है 10 साल लगाए। 71 में उन्होंने रिपब्लिकन से संधि विच्छेद किया और 81 में जाकर के उन्होंने कोई अपना एक संगठन बनाया, और उस संगठन को जो है कामयाब करने के बाद राजनीतिक पार्टी थी। तो उस बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनके अंदर एक विचारधारा डाली और उनको ये बताया कि तुम इस देश के मूल निवासी हो, और 85% लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि तुम्हें किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया। तो उनको सत्ता का रास्ता दिखाया, और जब वो लोगों को उन पे भरोसा हुआ, क्योंकि राजनीति में जब कोई अकेला व्यक्ति समाज में कूदता है तो उसको भरोसा समाज का जीतने में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं। वो पूरा समय जो है कांसीराम साहब ने बहुत धैर्यपूर्वक समाज में काम किया और बीएसपी स्थापित की। आज बीजेपी का जितना भी संगठन है, उनके यहाँ जो पन्ना प्रमुख हैं, जो पन्ना का मतलब होता है कि जो वोटर लिस्ट में जो 10-20 पन्ने होते हैं, एक पन्ने पे एक पन्ना प्रमुख होता है, और वो उसको कुछ पे आउट भी करते हैं। वो हमारे बीच में होता है और हमें पता नहीं होता है कि वो उनका पन्ना प्रमुख है। तो वो क्या करते हैं कि उन 50-60 वोटों पे ही उनका एक पन्ना प्रमुख काम करता है और एक पूरी रिपोर्ट जो है वो उनको देता है। ये पूरा जो है प्रोसेस था, ये मानवर खांसीराम साहब का आविष्कार किया हुआ प्रोसेस था। पूरी दुनिया में अलावा इसके कोई प्रोसेस नहीं था। ये बीजेपी को समझ में आ गया था, उन्होंने खांसीराम साहब को पूरा फॉलो किया, वो फॉलो करते गए, और बीएसपी में ये सारी चीज़ें जो है अनफॉलो होती चली गई। तो बहुत बड़ा कारण ये रहा कि कैडर का युवाओं से दूर होना। जैसे ही कैडर युवाओं से दूर हुआ और जो कैडराइज लोग थे वो एक अपनी उम्र पे आ गए। आज वो लोग या तो 50-60 साल के हैं या फिर 40-45 साल के हैं, तो उनकी संख्या हो गई कम वैचारिक लोगों की, और अनवैचारिक लोगों की संख्या हो गई ज़्यादा। जब ज़्यादा हो गई तो फिर समाज में फिर ऐसे संगठन बनने लगते हैं जिनको ये लगता है कि हम सामने वाले से लाठी डंडा चला करके जंग जीत लेंगे। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, वो बहुत बड़ा संगठन बनाते और तलवारें और बंदूकें और ये लाठियां लेकर के चलते। तो वो विचारधारा का खत्म होना बीएसपी का बहुत बड़ा कारण है।
जो कैडर जो है वो मूल रूप से जो मानवर साहब का कैडर था वो नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहने का मतलब ये है कि वही बात है, एक लाइन बोली जाती है कि युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य तय करते हैं, या फिर बिल्कुल। किसी का भी भविष्य जिससे युवा जुड़े हों, कहीं बनाते भी है बिगाड़ते भी है। बिगाड़ते भी हों। कहीं ना कहीं बिगाड़ते बसपा ने युवाओं को हटा दिया अपनी पार्टी से, यही कहना चाह रहे नहीं, युवा तो बहुत हैं, हैं जी। लेकिन मैं मतलब जब जो एक तरह से जो लीड करने वाले लोग नहीं है एक तरह से। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ विचारधारा की। युवाओं का होना काफी नहीं होता है ना। विचारधारा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इस महापुरुषों के। आज आप देख लीजिए, विचारधारा के लोग ना होने के कारण जैसे ही बीएसपी थोड़ी सी कमजोर हुई तो उदित राज ने बहन जी के ऊपर जो है इस तरह के जो शब्द बोले, ये उदित राज के शब्द नहीं है, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। ये कांग्रेस जो है पहले भी हमारे महापुरुषों को मारने का प्रयास करती रही। अब मारने का इन द सेंस, मैंने अभी परसों फेसबुक पे लिखा है कि राहुल गांधी मायावती को मारने का प्लान कर चुके हैं, मर्डर उनका। तो मर्डर का यहाँ मतलब ये होता है कि जिस तरह से बाबा साहब का जाना और उनके ग्रंथों का लोगों तक ना पहुंचाना, कांसीराम साहब ने उनको जिंदा किया। मारा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे महापुरुषों से कोई सीख ना ले सके तो उनके पद चिन्हों को, उनके ग्रंथों को, उनके विचारों को मारने का काम करते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब कोई गोली लेके आएंगे तो उसे मरवा देंगे। तो ये क्या करते हैं, जो गुलाम होते हैं ये गुलामों के द्वारा अपना वो काम करवाते हैं। तो कांसीराम साहब के सामने भी ऐसी बहुत चीजें फेंस आई, लेकिन वो बहन जी हैं, बहुत सारे शब्दों में उन्होंने उदित राज का तो नाम, उसका जो है रामराज का नाम भी नहीं लिया और सीधे कहा कि ये कांग्रेस जो है उसको टारगेट किया। काफी ज्यादा अभी विवाद मतलब एकदम से खड़ा हो गया जब उदित राज ने ये बातें कही। कांग्रेस बसपा एकदम से आक्रोश में आ गई। ऐसा आगामी चुनाव अभी आने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने लोकसभा चुनाव देखा, उससे पहले विधानसभा चुनाव देखा, फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानी का और जिला पंचायती आने वाली है। जी नहीं। तो उसको लेकर जिले में और प्रदेश में हर लोगों की क्या तैयारियां हैं? अब तैयारियों का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव कराया और लोकसभा चुनाव कराने के बाद जो था कि उस पूरे 1 साल के कार्यकाल में मुझे ये फील हुआ कि अगर ये वीर सिंह अम्बेडकर इसी तरह पद को लेकर के अगर चलता रहा तो फिर ये जो वैचारिक जो जड़ है जो मानवर साहब ने तैयार की थी वो फिर कमजोर होने के साथ साथ खत्म होने के भी इसके चांस दिखाई दे रहे थे। मैंने जिलाध्यक्षी उसके बाद छोड़ दी और मैं इस टाइम पे जो है जयप्रकाश जी जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं बीएसपी में, तो हम लोग पूरे देश में मिशन बचाओ देश बचाओ करके एक मुहिम लेके चले हैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम बैकडोर से बीएसपी को सपोर्ट करेंगे और उन लोगों को तैयार करेंगे। हमारा ये टारगेट है कि हम पूरे देश में 1 साल के अंदर 1 लाख लोग, देखिए जो हार जीत है ये चलती रहेगी। और ये कांसीराम साहब के सामने भी बहुत सांसद बनते थे, विधायक बनते थे, तो लोग उनको कांसीराम साहब को लालच देते थे, साहब आप कब निर्णय लोगे, कब मुझे विधायक सांसद बनवाओगे, आप कब बनोगे। जो है लोग आपके आंखों के सामने जो है कल के छोटे छोटे नेता ये जो है विधायक सांसद बन रहे हैं। तो साहब कहते थे कि देखिए ये तो कोई ना कोई बनेगा ही, लेकिन अगर हमने इस जड़ को मजबूत कर लिया तो हम बहुत लंबे समय तक बनाएंगे। और ये हुआ भी, कई विधायक सांसद दिए, तो हमने फिर से उस काम को करना चालू किया जो कांसीराम साहब ने किया। जयप्रकाश जी ने इसका बीड़ा उठाया 2017 में, मतलब 7 साल हो गए हैं जयप्रकाश जी पार्टी से निष्कासित हैं, मैं उनके साथ रहता हूं और हम लोगों ने तय किया कि 1 लाख युवाओं को वो जो साहब वाला कैडर था वो कैडर दे करके उनको तैयार करेंगे और 1 लाख लोग युवाओं के द्वारा फिर पूरे देश में एक एक दो दो लोगों की तरह धैर्य रख करके शांतिपूर्वक कैडर को हम फिर से जिंदा करेंगे और बैकडोर में बीएसपी के लिए जो है 27 में उनके लिए काम करेंगे। बाकी जो जैसा होगा, क्योंकि संगठन के अंदर मैं नहीं हूं तो मैं नहीं बता सकता हूं कि तैयारी क्या चल रही है। अच्छा, आपने एक नाम लिया अभी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश जी। जी तो मैंने इनके बारे में एक बात सुनी है कि आकाश आनंद जी जो अभी मायावती जी के भतीजे हैं, जी 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 तो
उनको लेकर जयप्रकाश जी को लेकर ये कहा गया था कि उत्तराधिकारी इन्हीं को बनाया जा रहा था, जयप्रकाश जी को, जी और आकाश आनंद जी को बना दिया। ऐसा है या नहीं है कि गलत खबर मिली है उन्हें? देखिए, ऐसा होता है जी। कि जब कांसीराम साहब जी बिना बताए किसी को, मैं पहले भी कहा, मानवर साहब के पूरे फार्मूले को बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया है। किस तरह से? जैसे मध्य प्रदेश में ये लोग अब बताते नहीं है कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, ये कांसीराम साहब करते थे। किसको मंत्री बना, तो सारे लोग काम करते थे। कांसीराम साहब ने या बहन जी ने मानवर साहब के रहते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि इस मूवमेंट का उत्तराधिकारी वो होगा जो इस मूवमेंट को मेरी तरह जिएगा या चलाएगा। तो जब ये संदेश दे दिया तो उसमें हर व्यक्ति के अंदर एक सपना पनपता है कि इस पार्टी का संविधान बहुत अच्छा है, अगर मैंने इस जीवन को त्याग करके अगर समाज में मैं लगा रहा तो हो सकता है कि एक दिन इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं। ये सपना ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश जी का होगा, हालांकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई और ना उनके कोई ऐसे सपने रहे। हमारी एक ही नेता है, माननीय बहन जी, तो हम अपनी बहन जी को सर्वमान नेता स्वीकार करते हैं। बहन जी के जो फैसले होते हैं उनको स्वीकार किया जाता है। बहन जी ने ये फैसला लिया कि जयप्रकाश जी पार्टी में नहीं रहेंगे। आज जिस तरह से रामराज ने जो है बहन जी के ऊपर जो टीका टिप्पणी की है, इसी तरह कभी जयप्रकाश जी ने भी जो है एक सत्य कहा था कि इस भारत देश की राजनीति में राहुल गांधी कभी कामयाब नहीं होगा। इस सत्य को मैं भी स्वीकार करता हूं, मेरे जीते जी तो नहीं होगा। ये इंटरव्यू आपके चैनल के माध्यम चल रहा है, ये स्पष्ट है। राजनीति को करना समझने के लिए जिस तरह से पार्टी बीएसपी है, बीएसपी को वही चला पाएगा जो बीएसपी का पार्ट होगा। इस देश को वही आगे ले जा पाएगा जो देश का पार्ट होगा। तो उन्होंने ये बात जब बोली तो बहन जी को वो नागवार गुजरी और उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो देखना यह है कि ये कांग्रेस इनको क्यों नहीं निकालती है। ऐसा नहीं है कि ये उदित राज ने पहली बार ऐसे बयान दिए, वो आए दिन देता रहता है ना वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको जो आका बोलेगा वो करेगा। आका क्यों नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे मूवमेंट से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। मूवमेंट थोड़ा सा पीछे जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। हमारे जैसे युवा जो है वो बहुत लगे पड़े हैं और ये फिर से उठेगा और जो है ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। पार्टियां कभी कभी होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन विचारधारा का रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आने वाले टाइम में पार्टी में और क्या बदलाव हो सकते हैं आपके हिसाब से? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि हम पार्टी का अभी जो है अंदर वाले पार्ट नहीं है। ये हमारी पूरी कोशिश है। इस समय पूरे देश में एक चर्चा है कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर साहब की विचारधारा को कौन आगे बढ़ाएगा, जिसमें माननीय बहन जी ने आकाश आनंद को लिया फिर हटाया, उत्तराधिकारी बनाया फिर हटाया। तो समाज इन सब चीजों से भी बहुत परेशान है। उधर चंद्रशेखर भाई भी लगे हुए हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि हम इस समाज को बचाएंगे। वोट बीएसपी का जो था जब चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई है तो 15% था, आज पार्टी का वोट उपचुनाव में 6.5% है, लेकिन आजाद समाज पार्टी 1% पे भी नहीं है। तो ये भी चिंता का विषय समाज के बीच में कि बीएसपी का तो वोट कम हो रहा है लेकिन चंद्रशेखर का बढ़ क्यों नहीं रहा है, आखिर ये वोट कहाँ जा रहा है। मतलब ऐसे ही है, वोटर जो है वो जा कहाँ रहा है ये कंफर्म नहीं हो पा। विचारधारा कहाँ जा रही है भाई, मेन हमारी तो लड़ाई विचारधारा की है। लेकिन फिर भी जिनके साथ मैं चल रहा हूं, जयप्रकाश जी कहते हैं कि इस मूवमेंट को इस समय सबसे बड़ी मुहिम है बचाने की। अगर इसको भाई आकाश आनंद जी बचा लेते हैं तो हम उनके पीछे हैं, और अगर इसको चंद्रशेखर भाई बचा लेते हैं तो हम उनके पीछे हैं। हमारी कोई जिद नहीं है कि हमें इस देश में मतलब जबरदस्ती नेता बनना है। हम लोग एक प्रोजेक्ट को लेके निकले हैं कि आखिर इस देश को पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री कब मिलेगा। हम उस प्रोजेक्ट पे निकले हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश को देना है, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ समय भी तय किया है। 10 साल के अंदर इस काम को करना है, इसलिए घर पे नहीं रुके हुए हैं, भागते रहते हैं। मैं बस फर्रुखाबाद आया था तो मैंने कहा आपके कंटेंट थोड़े अच्छे रहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल आपका जो है इंटरव्यू आपको देना चाहिए। तो धन्यवाद आपका। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है जयप्रकाश जी के बारे में, एक चीज़ और हमने सुनी है कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि घर पे नहीं जाते हैं, कई सालें हो गई, ऐसा है या नहीं है? हाँ, आपने
सवाल किया है तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए, माननीय बहन जी का भी एक ट्वीट हुआ था कि जो कांसीराम साहब की तर्क पे काम करेगा, अब ये पार्टी उसको मिलेगी। जैसे ही बहन जी ने ये बात कही तो पूरे देश में, क्योंकि हम लोग देखिए जो है प्रॉपर गांव में बने रहते हैं, लोगों के बीच में, पूरा देश का इंटेलेक्चुअल पर्सन इस टाइम हमारे कांटेक्ट में है, ठीक है ना। और जैसे ही बहन जी ने ट्वीट किया कि जो मानवर साहब के तर्क पे इस मूवमेंट को चलाएगा उसको ये पार्टी मिलेगी, तो पूरे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनमें एक ऊर्जा बनी, और ऊर्जा का जब संचार होता है तो वो ऊर्जा फिर समाज में फैलती है, माहौल बनाती है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो एक ही आदमी है पूरे देश में जो कुंवारा है, जयप्रकाश, जिसने पिछले 17 साल से अपना घर छोड़ा हुआ है, घर वापस नहीं गया है, वो जयप्रकाश। तो कांसीराम साहब की अगर तर्ज पे बात की जाए तो कुंवारा होना उसका, और उसका घर वापस ना जाना, धन संचय ना करना, ठीक है, और समाज के ही लोगों को अपना मानना, उस घर को अपना मानना, ये अभी तक किसी ने किया है तो जयप्रकाश जी ने किया है। 7 साल उनको हो गए हैं, और अभी मुझे लगता है कि उनको 5 साल और लगेंगे इस समाज को ये एहसास कराने में कि जिस तरह से कांसीराम, मैंने कहा कि 15 से 20 साल लगता है किसी मूवमेंट में भरोसा जीतने के लिए, तो धीरे धीरे जयप्रकाश जी का लोगों के वहां पे नाम आ रहा है। लेकिन ये फिर भी ये बहन जी के ऊपर है कि ये मूवमेंट को किसके हाथ में देंगी या कैसे होगा। हम लोग कोई चिंता भी नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ये मूवमेंट कैसे ही पास हो जाए। चंद्रशेखर भाई पास कर दें तो हम उनके साथ लगे हुए हैं, आकाश आनंद भाई अगर पास कर दें तो हम उनके साथ लगे हुए हैं। बाकी थोड़ा सा ये है कि हाँ, आपके चैनल के माध्यम से अंदर की एक बात है वो कहूँगा कि जिस तरह से अभी जो 1-2 बार आकाश आनंद को आगे पीछे किया गया है, कहीं ना कहीं मनोबल से वो व्यक्ति टूट गया होगा, वो अब इस मूवमेंट को चला नहीं पाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश का नेता नहीं बन पाएगा, तो फिर मैं ये भी कहता हूं कि आकाश आनंद जो है अब इस मूवमेंट को नहीं चला पाएंगे। ये बहुत बड़ी चोट है, मानसिक चोट मिल चुकी है उनको, और इस चोट के साथ के फील्ड में कूदा नहीं जाता है। फील्ड में कूदने से पहले परिवार का दुख दर्द और मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सब घर पे छोड़ देना होता है, तब फील्ड में कूदना होता है। मतलब एक बार उन्हें निकाला गया था पार्टी से, कि मतलब पार्टी से नहीं, उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटा दे कि अब नहीं होंगे। हाँ, अनमेच्योर कहा उनको, फिर बाद में उनको ले लिया गया। हाँ। अच्छा अच्छा, एक चीज है कि विपक्षी दलों को लेकर आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है, और अन्य पार्टियां भी हैं, इनको लेकर क्या? अच्छा, मैं कभी इन लोगों से घबराता नहीं हूँ, भले बीजेपी कितनी भी बहुमत से आए, किस तरह से आ रही, लोग कहते हैं ईवीएम सेट हो रही है, कुछ कहते हैं वोट आगे पीछे कर लेते हैं। मैं जानता हूँ वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, मैंने सुना कि वो कहेंगे कि राशन बंद करवाएंगे, अभी तक कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? सब कुछ तो उनके हाथ में ही है ना। राशन बंद करवाएंगे, बीजेपी ने कह दिया होगा कि आप जो है मुझे फटकार लगा दीजिए, राशन बंद करा दीजिए, मेरे ऊपर ये इल्जाम नहीं आएगा कि मैंने बंद किया। सुप्रीम कोर्ट पर आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम आएगा ही, तो वो चाहते ही वो तो दूसरों को मारते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ी ना मार देंगे, ना अपने मूवमेंट को मार देंगे। तो मैं इन सब चीजों से कभी नहीं घबराता हूं कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, कौन सी पीछे जा रही है। मुझे इतना पता है कि जब पूरे दुनिया का बाबा एक तरफ था तो गौतम बुद्ध अकेले थे, ठीक है ना। जब पूरे दुनिया का पाखंडवाद एक तरफ था तो बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ थे। जब पूरे दुनिया का अंधविश्वास एक तरफ था तो ज्योतिबा फूले एक तरफ थे शिक्षा को लेकर के, और जब पूरे देश की राजनीति एक तरफ थी तो अटल बिहारी जैसे नेता को भी अपने कदमों में लाके डालने वाले कांसीराम साहब अकेले थे। तो हम इतना जानते हैं, ये वैचारिक अगर जो मैंने स्ट्रक्चर फिर से खड़ा कर दिया तो फिर ये सब पार्टियां फिर से जीरो हो जाएंगी। इनको हराना बहुत आसान है, लेकिन इस पे जो है काम करना होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बची हुई है तो इसके पीछे बसपा है। ये कह सकते हो, उसका एक कारण होता है। जब उठी हुई पार्टी अपने डाउनफॉल में जाती है तो आज जो जितने भी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अखिलेश का पूरा खानदान कभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में नहीं झुका।
यही गांधी वाली पार्टी जो गांधी के टोपी से वोट लेती थी, आज बाबा साहब के कोट से वोट ले रही है। यही आरएसएस जो बाबा साहब को वैचारिक रूप से खत्म करना चाह रही थी, वो आज बाबा साहब की फोटो उठा रहे हैं। ये इनके खानदान में इनकी औलादे भी कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। तो जो आपने सवाल किया है कि बीएसपी की वजह से बीजेपी आ रही है, तो इतना हो सकता है कि जो कैडराइज वोट है जो बीएसपी के साथ टिका हुआ है, तो आज ये जो अखिलेश यादव हुए या कांग्रेस हुई या बीजेपी हुई, तो अगर एक बार को बीजेपी को किनारे कर दो क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, तो अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके 27 में बीएसपी 0 हो जाए और बीएसपी का वोट मुझे मिल जाए तो मैं भाजपा को हरा लूंगा। अरे भैया, मैदान जंग में सबके हाथ में तलवार होती है। हम अपना वोट क्या मतलब ये ऐलान कर दें कि नहीं हमारा वोट है जो अखिलेश को दे देना, भाजपा हार जाएगी। हम अपनी जंग लड़ेंगे, हम आज डाउन है फिर कल उठेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका आप ढोंग देखो, क्या कभी आपने बहन जी को देखा वो कुंभ की तरफ उनको जाते हुए? वो कहते हैं कि जिनकी आस्था का प्रतीक हो वो बाबा साहब अंबेडकर की प्योर मानने वाली हैं, और हम लोग पहली प्रतिज्ञा को बिल्कुल देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग भगवान नहीं मानते, क्योंकि ये बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं। क्या ये कह पाएंगे मंच से? एक उसने क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके एक आदमी खत्म हो गया, क्या कहते हैं राजेंद्र पाल गौतम, उसने क्या कहा था कि मैं बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को फॉलो करूंगा। पब्लिक के बीच में उसने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। केजरीवाल का भूत सामने आ गया, वो किस जिन का भूत है उसका भूत सामने आ गया। ये मनवाद लोग हैं, इनके हारने और जीतने में हमें क्या टेंशन है? ये हारे या जीते, बर्बादी तो हमारी है। हमें अपने उत्थान के लिए कैसे आगे बढ़ना है, उस पिलर को हमें मजबूत करना है, ठीक है। इनके खानदान में कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं करेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। फोटो लेकर के घूमने से आप बरगला तो सकते हैं समाज को। मैं आपको बता दूं, लोकसभा से चुनाव था, आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, ठीक है ना। नवल किशोर जी इतनी जो फाइट कर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है कि हमने प्रत्याशी उस समुदाय का दे दिया जिनकी सत्ता वहां थी, तो वो हमें वोट क्यों देते? वो थोड़ा भी वोट दे देते तो जे और ज्यादा वोटों से हार जाते नवल किशोर। तो वो क्या चाहते थे कि वो बाबा साहब अंबेडकर की औलादें जो कैडराइज रूप से तैयार हुए, हम वोट उन्हें देते। क्यों देते भैया अपना वोट? हम अपने आप को खत्म कर दे। हमारी अगर ईवीएम में अगर 20 वोट भी निकलते हैं तो हमें ये एनर्जी मिलती है कि 20 लोग अभी जिंदा इस मूवमेंट को चलाने वाले हैं। मतलब लोकसभा चुनाव में मैंने ये देखा था कि वही बात है कि कुछ सीटों पर जितने वोटों समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, कई सारी अपने आप ही ऐसा ही हुआ, उससे ज़्यादा वोट बसपा भी लेकर चले गए थे। तो इसी वजह से मैंने ये नहीं तो हमारी तो ये चिंता है कि हमारा वोट क्यों कम हो रहा है, और उनको ये टेंशन है इनको इतना वोट क्यों मिल गया, यानी कि वो मानते हैं कि ये अभी भी इतने में है ना। तो यही तो उनकी हार है। अच्छा, बसपा में महिलाओं को लेकर कितनी भागीदारी है, अगर हम बसपा सुप्रीमो को छोड़ दें तो? काफ़ी महिलाओं को आगे बढ़ाया। रितु सिंह को उन्होंने चुनाव लड़वाया था, और अभी इंदु चौधरी को उन्होंने मंडल प्रभारी बनाया है, ठीक है। एक रेखा सिंह है जो अपनी अभी बुलंदशहर से तैयारी कर रही हैं, लाइव भी आती हैं, बीएसपी के लिए अच्छा काम कर रही हैं। काफ़ी महिलाएं हैं। दिल्ली में एक हमारी बहन है गीता सिंह, उनको वहाँ पर महरौली का उन्होंने पूरा प्रभारी बना रखा है। तो ये डिपेंड करता है कि जब ये महिलाएं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ती हैं तो बहन जी की जब कांटेक्ट में आती हैं तो वो उनको आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है ना। पहले महिलाएं इतनी तेज सर्राएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज लड़ रही हैं। देखो, महिलाओं के साथ जो मानसिकता उन लोगों की है वो रहेगी, वो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। अभी आप देखिए ना, कुंभ में कितने लोग, हज़ारों लोग मर गए, है ना, दिल्ली में मर गए। इनको जूं तक नहीं रोकी, क्यों नहीं रोंगी? ये मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। ये गुलाम कितना भी मर जाए, लेकिन इनका बिजनेस ठप नहीं होना चाहिए। गुलामों की मौत को इनको क्या लेना देना, कोई देश से लेना देना नहीं है। आप मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन उनकी जो गद्दी है वो मखमली रहनी चाहिए, वरना कोई दर्द हुआ, पुलवामा कांड हो गया, है नहीं। आपने मतलब योगी जी ने ये कहते हैं कि 50 करोड़ लोग इसमें आ गए हैं कुंभ में। अबे तुम प्रधान मुख्यमंत्री हो, हैं, तुमने इनका आंकड़ा निकाल लिया, अब तक तुम ये नहीं बता पाए कि वो 300 किलो आरडीएस कहाँ से आई थी, हैं। ये मतलब देश के जवान मर गए, कोई तुम्हारा खून नहीं पिघलता, तुम्हारा पसीना नहीं पिघलता, तो तुम क्या हो? मैं तो मानता हूं कि तुम तो हमें राक्षस कहते रहे हैं, हमें अछूत कहते रहे। मैं तो इस देश में अगर ये मुझे पावर मिले ना, तो मैं सबसे बड़ा राक्षस और अछूत इन लोगों को घोषित कर दूं। कोई दर्द ही नहीं है किसी की मौत का। लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं, कोई लेना ही देना नहीं है, कुछ नहीं है।
बस ये है कि देखो हाथरस वाले कांड में कुछ दिन के लिए अपना अंडर में लेकर के मामला उनको जेल में दिया, बाद में रिहा कर दिया, खत्म कहानी। लड़ते रहो, कहाँ है चंद्रशेखर, दोबारा नहीं गए। समाज सारी चीजें नोट करता है, इसीलिए जो है बहन जी ने अपनी ट्वीट में बताया भी है, बहुत सही बात उन्होंने की है कि ये जो वैचारिक राजनीति है, उन्होंने जो प्रयास किए थे कि ये जो है हो सकता है कि कुछ समुदाय को लेकर के ये राजनीति चल जाए, है ना, लेकिन वो सब चीज़ें फार्मूले काम नहीं आए। तो घूम फिर के आना यही है, पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है, वो कांसीराम साहब का फार्मूला है, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। कांसीराम जी के फार्मूले को और पार्टियां भी मतलब लेकर चल रही हैं। अभी एक और पार्टी है, जैसे बसपा तो है ही, अपने साथ में ही भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई की शेखर ही। अच्छा, ये लोग जो हैं, मैं कहा ऐसा हमने उन लोगों के मुंह से ही सुना है, वो लोग ये कहते हैं कि जो बसपा है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब बसपा की जगह जो है वो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी लोग। अच्छा, वो एक बात क्यों नहीं कहते हैं कि चलो बसपा तो डाउन हो रही है, ये बात एक्सेप्ट करने वाली कोई बुद्धिजीवी एक्सेप्ट करेगा। जब वो कैडर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो डाउन हो रही है, लेकिन वो हमारे युवा नेताओं से, मेरे भाइयों से कोई वो ये भी तो स्वीकार करे कि तुम 1% से ऊपर क्यों नहीं जा रहे भैया, वो 15 से साढ़े 6 आ गई, तो उसका वोट जा कहाँ रहा है, उसे तुम क्यों नहीं ले पा रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं अहंकार में जो है ना, व्यक्ति खुद को तो डुबाता ही है और समाज को ले डूबता है। मैं उनके लोगों से मिलता हूं, जब उनके पदाधिकारियों से मिलता हूं, तो मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूं कि कांसीराम साहब ने भी कहा है कि झंडे में डंडा बहुत मजबूत होना चाहिए। तुम जो डंडा लेके घूम रहे तो मुझे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसके बाद पढ़ना तो पड़ेगा, विचारधारा के बिना तो नहीं। ये समाज पढ़ने वाला, जो नौकरी करने वाला, ना अपना पैसा देगा ना अपनी बुद्धि देगा, वो इस मूवमेंट को जोतुआ बोले, ठीक है ना, बुद्ध की तरह चला लेगा। आज समाज के सारे काम चल रहे हैं, बुद्ध का भी काम हो रहा है, बाबा साहब का भी काम हो रहा है, राजनीति के बिना। उन लोगों ने सोचा कि यार ये कुछ कर नहीं रहे, हम अपना काम करेंगे, इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हम जबरदस्ती छाती पीटे के हमें कोई देख रहा है, लेकिन जमीन की हकीकत तो ये कि इंटेलेक्चुअल जिनमें एनर्जी होती है, जो काम करते हैं। आप ये लोकसभा में जो 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 इंडिया गठबंधन को जो वोट मिला है, वो इतना वोट क्यों मिला है? ये जो इंटेलेक्चुअल जो परेशान था, जो बीजेपी को हराना चाहता था, जो पहले कांग्रेस को जिताते थे, बाद में वो कैडर जब उन्होंने लिया तो वो कांसीराम साहब को जिताने लगे। जब वो कैडर कमजोर हो गया, अब ये लोग फिर दूसरी पार्टियों को जिताने लगे। तो ये एनर्जी होती है, बायोलॉजी का वो है, सीधा सा फॉर्मूला, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बट वर्क फॉर अनदर। वो किसी और के लिए काम करेगी, लेकिन वो करेगी, वो हराने वाली बीजेपी को हराने के लिए भी हो सकता है कि यूपी में फिर वही माहौल बने, है ना। अगर हमने इस काम को तेजी से नहीं बढ़ाया तो फिर हमें 2 पार्टियां दिखाई देंगी, फिर मामला गड़बड़ होगा। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बार में ही लोगों का कहना है, पहली बार में चुनाव लड़े और पहली बार में ही सांसद बन गए हैं। नहीं, उसके लिए जी, उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाइयां हैं, ठीक है ना। वो सांसद बने। जब कांसीराम साहब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करते थे, तो बीपी मौर्य जी के सामने उनसे बड़ा तेज-तर्रा नेता ना तो पैदा हुआ और ना होगा। जिस पार्टी में होते थे उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लताड़ देते थे, ठीक है ना। रिपब्लिकन से सांसद बना करते थे वो। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम विचारधारा की स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो लंबा समय लगता है। हम तो 15 साल का धैर्य करे बैठे हैं, हमें तो विधायक सांसद बनना ही नहीं है, हमें तो बनना ही नहीं है। विधायक सांसद बन के आप इस देश के संविधान को ना तो चला सकते हैं, ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें कितने विधायक सांसद बनाने की मशीन हम ना बन करके कांसीराम साहब जो थे बनाते थे, लेकिन ये बने हैं, ये अच्छी बात है। इसको कंटिन्यू कैसे लेकर के चलें? अब ये सदन में हमारी बात उठाएंगे या संगठन को संभालेंगे, ये इनके ऊपर चैलेंज, अभी बहुत चैलेंज आएंगे। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं मिला भी था कुछ पदाधिकारियों से, अपने सब भाई हैं, क्योंकि जब एक ही परिवार के लोग हैं, कहते नहीं 2 भाई अलग अलग हो गए, है ना। एक कहावत मैं आपको बताता हूँ कि गांव में एक ब्राह्मण की 2 बच्चे थे और वो चूंकि चतुर्वर्ग था, तो उन्होंने दोनों लड़कों को समाज में दिखा रखा था कि दोनों दुश्मन हैं आपस में, और बाहर लड़ते थे वो। एक जो समाज के प्रति थोड़ी सिंपैथी रखता था तो लोग उसको प्रधान बना देते थे। जब वो प्रधान बन जाता तो वो समाज को मारता था, दूसरे के ऊपर दूसरा वाला सिंपैथी दिखाता समाज पे, फिर वो उसको बना देते थे, है ना। उनका दरवाजा एक था, प्रधान 2 थे। फिर कांसीराम साहब आए, उन्होंने कहा
कि तुम राजा की औलाद है, तुम्हारी संख्या ज्यादा, और तुम इनसे कब बाहर निकलोगे, है ना। एक तुम्हें पुरस्कार लेता, तुम सोचते हो कि यार मुझे बचा रहा है तो ये दुश्मन है। अभी देश में यही चल रहा है, ये बीजेपी को जिता लीजिए तब भी दुश्मन जीत रहा है, कांग्रेस को जिता लीजिए तब भी दुश्मन जीत रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि ये बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव है, बिहार में तेजस्वी है, इन लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी कि ये बहुजन समाज कब इकट्ठा होगा। चंद्रशेखर भाई हैं, आप ऐसे ही 2 4 5 विधायक बना लीजिए। अभी 27 में ये होगा कि अखिलेश यादव जी की 160-70 सीटें आ जाएंगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो मिल के बैठ के बात करनी होती है, भाई को भाई के साथ मिल के रहना होता है। अब दुश्मनों के भाइयों के साथ बैठोगे तो पिटते ही रहोगे। अच्छा, जो बसपा है अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लगभग 13 साल से ज़्यादा समय हो गया है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 27 साल हो गए दिल्ली में, मतलब नहीं थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में सरकार बना ली है और अभी कुछ दिन में मुख्यमंत्री की भी वफा हो जाएगी। वहाँ 27 साल बाद भाजपा आ गई दिल्ली में, अब बसपा उत्तर प्रदेश में कब आएगी सत्ता? नहीं, सवाल आपका अच्छा है जी। लेकिन अकेली बसपा नहीं है क्या सत्ता में? क्या कोई और भी पार्टी सत्ता में भाजपा के अलावा? ये मेरा ही तो सवाल है। मेरा सवाल इसलिए आपसे है क्योंकि आप जिला अध्यक्ष रहे हैं आप उस पार्टी। नहीं, उससे पहले मैं मास कम्युनिकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, 2011 में एनसीसी की नौकरी भी छोड़ी है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि मूवमेंट को चलाने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। काशीराम साहब के सामने बड़े बड़े तुर्रम खान लोग आते थे, वो कहते थे सवाल तो सही से पूछो, क्या खाली अकेली बसपा खत्म हुई है? अन्य पार्टियां भी हैं। तो उन्हें भी तो जूझने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही पार्टी सत्ता में, बाकी सब पीछे ही है अभी। अच्छा, वर्तमान सरकार को लेकर क्या होंगी, कैसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हम किसी तरह की कोई उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैंने फिर भी कहा कि वो समाज के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या उनके लोग अच्छे कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या लोग उनकी बातों में अच्छे आ रहे हैं। मैं तो बचपन में देखा करता था, एक मदारी आता था डुगडुगी बजा करके सबसे पैसा ले जाता था, और उसकी बातों पे सब ताली हो जाते थे, है ना। तो उसको वो समर्थन मिलता था समाज का, लेकिन ना तो वो सामाजिक व्यक्ति कभी कहलाया, ना वो पलट के वापस आया। ये इस देश को डुबा करके चले जाएंगे और उस मदारी की तरह दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई राजनीति को लेकर। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, आप बसपा में कब से जुड़े हुए हैं, कितने बचपन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ने? देखिए, हम विचारधारा से जी जो जुड़े हुए हैं, जी। बीएसपी में जब तक विचारधारा पनपने नहीं पनपती है तब तक वो पद में आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, मैं जब 8 या 9 साल का था, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। मुझे आज भी अगर समय मिलता तो हापुड़ मेरी ससुराल में, वहाँ चला जाता हूँ संडे में। अगर मैं यहाँ से तो गाड़ी उठाऊंगा तो वहाँ क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। मैं बॉलर रहा हूँ, मेंटली रूप से मैं इतना स्ट्रांग रहा हूँ। मैं बचपन से ही, मैंने मेरे परिवार में मैंने बहुत जो है दुख झेले हैं, और मैंने कभी फेसबुक पे या किसी को कहा नहीं है। मैं जब जिस टाइम पे मैं जिलाध्यक्ष था तो मेरा एक बेटा भी खत्म हुआ, लेकिन ये किसी सोशल मीडिया पे नहीं पड़ा, किसी को पता भी नहीं है। जब मैं प्रत्याशी ढूंढ रहा था तो मेरा एक बेटा दूसरा जब हुआ तो उसको भी प्रॉब्लम थी, तो वो एडमिट रहा हॉस्पिटल में। हम उसको हॉस्पिटल में भी देखते थे और उसका प्रत्याशी भी ढूंढते थे, लेकिन उफ नहीं करते थे। इतने स्ट्रांग है मेंटली, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग है। तो ये मुझे व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को पढ़ना होता है कि उसकी अपनी क्वालिटी क्या है। ठीक है, मैं यहाँ जिलाध्यक्ष बना, मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकी इस मूवमेंट को समझने और करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है, जो मेरी काबिलियत है, मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए। देश में जितने भी जो रूठे हुए लोग हैं, जो इस समय परेशान है कि ये मूवमेंट का क्या होगा, उनमें पहले तो ऊर्जा डालते हैं। तो जयप्रकाश जी को मैंने बहुत टाइम से मैं नोट कर रहा था। तो जैसे मूवमेंट में 8-9 साल का था तो मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था, डॉक्टर अम्बेडकर क्रिकेट टूर्नामेंट। कहाँ से आया विचार में, कैसे आया, ये एक एनर्जी की बात होती है हमारे। मैं ये मानता हूँ, हालांकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बट मैंने फील किया है कि हमारे बुजुर्ग हमसे तो चले जाते हैं, लेकिन उनका ब्रेन कहीं ना कहीं जो है, उसकी जो एनर्जी हमारे आसपास रहती है वो हमें ऊर्जा देती रहती है।
ये डिपेंड करता है सामने वाले के ब्रेन पे कि वो उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, झेल पा रहा है, नहीं झेल पा रहा है। तो 9 साल की उम्र से ही मैं परेशान रहता था। घर में हमारे आज भी मेरे घर के बाहर मंदिर बना हुआ है, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मेरे घर में मैं अकेला अम्बेडकर वादी हूँ। फिर मेरी पत्नी हुई, मेरी शादी दहेज मुक्त शादी हुई है। हम तो दिमाग से थोड़े घिसे हुए हैं, क्योंकि जब हम शादी करते तो हम किसी से पूछते थोड़ी ना कि उसके पास कुछ व्यवस्था है या नहीं है। उनके सारे रिश्तेदारों को मना कर दिया कि आप कोई विवाह में कुछ भी नहीं देंगे। अंगूठी कोई अगर आपको देता हो, फ्रिज देता हो, कूलर देता हो, तो वो अगर दे भी रहे हैं तो कृपया करके अपना वापस दे जाएं, मैं लेके नहीं जाऊंगा। मेरी ये उंगलियां खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी मेरी वाइफ के हाथ में कुछ नहीं था। प्योर प्योर तो अम्बेडकरवादी हैं, कहीं ना कहीं से तो कोई तैयार होता है। हमारे घर में आज भी पूजा पाठ करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि विचारधारा को स्वतः आने दो, जबरदस्ती हम उनको ले जाए। हो सकता है कि मेरे कामयाब होने के बाद जब मैं इस देश में कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि पूरा देश कहे कि ये लड़के अगर नहीं होते तो कांसीराम साहब के बाद इस मूवमेंट को बचाना बड़ा मुश्किल था, इन्होंने ये काम किया, तो हो सकता है कि मेरे परिवार को उससे ऊर्जा मिले और वो इस रास्ते पे चल पड़े। तो उसके लिए त्याग करना होता है, तो वो त्याग करके निकले हुए हैं। भाई भी हमारी हमें सपोर्ट करती हैं, वो कह देती हैं कि आपको 2 3 4 साल जो भी लगे, लेकिन इस यार काम को पहले खत्म करो, ये मूवमेंट को दोबारा खड़ा करो। बड़ा बुरा लगता है घर से बाहर निकलते हैं हम, सत्ता पाकर की सत्ता से पीछे हैं, दुख तो होता है। तो इस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। इस विचारधारा को जब मैंने अंदर गेन कर लिया तो फिर बीएसपी के अलावा मुझे मूवमेंट चलाने वाली कोई पार्टी नहीं दिखाई दी। हाँ, और ना अभी है, ना अभी है। वो कमजोर है या मजबूत है वो डज नॉट मैटर, लेकिन मूलभूत से जो विचारधारा को लेकर चलती है वो बीएसपी है। बाबा साहब की बात करना, कांसीराम साहब की बात करने से पहले ना उनको हजम करने वाली बात होती है, उनको पहले हजम करना सीखो। अच्छा, इसके अलावा और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? वो मेरे सवाल सारे खत्म हो गए। आपके चैनल के माध्यम से हम इस पूरे बुद्धिजीवी लोग, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होता है, जो आज अपने घर में बैठ के चिंता कर रहा है कि आखिर इस मूवमेंट का होगा क्या, हम उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि माननीय जयप्रकाश जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, हम लोग इसी मूवमेंट को की चिंता में घर से बाहर निकले हुए हैं। हमें विधायक सांसद नहीं बनना है, हमें इस देश को पहला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री देना है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता को तो ये एहसास करा दिया कि सत्ता क्या होती है, लेकिन हमारे लोग एमपी में भी पिट रहे हैं, हमारे लोग राजस्थान में भी पिट रहे हैं। ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति का आप साथ दीजिए जो पूरे देश में इस काम को जो है आगे बढ़ाएगा। 27 तारीख में हम लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे हैं, मिशन बचाओ देश बचाओ के उसमें हम लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके साथ एक चिंतन शिविर रखा है 27 अप्रैल को गांधी ऑडिटोरियम में। और उसके लिए हम इस समाज में जो भी ये चिंता कर रहे हैं उनको सबको इनवाइट करते हैं। आप वहाँ आए, अपने विचार रखें और इस मूवमेंट को कैसे जो है बचाया जाए, इस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पे जो है अपनी राय दें। और जयप्रकाश जी को पूरा जो है उन्होंने सबसे पहला जो मौका दिया है समाज को ही दिया है। आप सब लोग जो है अपनी अपनी कोशिशें कर लो, जब किसी से कुछ ना हो तो फिर जयप्रकाश जी को एक बार इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जरूर समय के साथ लोग स्वीकार करेंगे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? मैं 38 साल का हो गया हूँ। एक बार उम्र को लेकर के जयप्रकाश जी से हमारी बात हुई तो मैं फुल टाइम उनके साथ रहता हूँ। और मैं उनके बारे में एक बात बता दूं कि हम लोग जब कहीं किसी गांव में रुकते हैं ना, तो जिनके यहाँ रुकते हैं हम लोग उनको परेशान नहीं करते हैं। खाना मैं बनाता हूँ या साहब भी बना लेते हैं, तो साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जो सबसे कठिन काम हो वो मैं करूँगा। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति मैं मानवर साहब को ना तो मैं जिया हूँ, मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर मैं आज ये फील करता हूँ कि मानवर साहब समाज के बीच में कैसे रहे होंगे। जयप्रकाश जी में इतना धैर्य है, एक तो निगेटिविटी में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। इस मूवमेंट को कोई भी चला सकता है, चलाओ, पूरी आज़ादी सबको दी है। चंद्रशेखर भाई चला ले या कोई भी चला ले। तो हम लोग जब साथ में होते हैं तो एक तो रूम की क्लीनिंग हो तो वो कहते हैं कि ये बर्तन जब खाना सब खा लेते हैं तो सबसे ज्यादा मत्थापच्ची होती सबके दिमाग में, यार बर्तन कौन धोएगा, तो वो बर्तन धोने का काम करते हैं। अगर बर्तन मैं धोऊंगा तो लगता है कि यार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी भी उनके जो गनर हैं या गाड़ी चलाने वाले लोग हैं जो उनके गनर हैं वो यादव समाज से हैं, और वो सुरेश रैना के जो थे गनर हुआ करते थे, उन्होंने रैना को छोड़ करके इस मूवमेंट में जो है अपनी भागीदारी दे दी, साहब के साथ लगे हुए हैं। और कुछ अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने लगे हुए हैं।
तो साहब की भी ये जिम्मेदारी बनती थी, तो वो अपना उनको सहयोगी मानते हुए ना कभी कभी उनके कपड़े भी धो देते हैं। उनके साथ में जो गाड़ी चला रहे हैं वो क्या के राहुल के साथ में उनके गाड़ी चलाया करते थे, बनते जी की। उन्होंने जब जयप्रकाश जी से मिले तो उन्होंने भी अपना त्याग कर दिया और उनके साथ हैं। तो मैं मानता हूं कि साहब ने ये बीड़ा जरूर रहा है मूवमेंट बचाने का, लेकिन साहब के साथ में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। और साहब की जो कार्यशैली है उसी का कारण है कि हम लोग जो है उनके साथ एक समर्पित भाव से उनके साथ फुल टाइम रहते हैं। चलिए, इतनी सारी बातें हुई, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, सुनी, समझी, क्या कहा वीर सिंह अम्बेडकर जी ने, इनके विचार आपको कैसे लगे, और बसपा को लेकर और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को लेकर, अन्य पार्टियों को लेकर आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद INDC का। और मैं अपने जितने भी जो सहयोगी हैं, जो इस चैनल को देखने वाले हैं, या मैं अभी बाद में इसका लिंक शेयर करूंगा, देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनको सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ाएं। और इनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो मेरा मानना ये है कि इस देश के जो थिंक टैंक के लोग हैं, ये अपने कैमरे के माध्यम से उनको जो है आपके बीच में लेके आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा इस समाज को। धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।